अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर रशीद और शो का नाम है रम्स। रम्स के मायने है इशारा। इशारा इस माशरे में रहने वाले मर्द के किरदार पर, उसकी इस्लाह पर, उसकी अच्छाइयों पर, बुराइयों पर और उसके हकूक पर। हम तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने बखूबी पेश करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हदायत तभी मिलती है जब सुनने का ज़र्फ रखें। इख्तलाफ राय आपका हक है, ज़रूर पेश कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इज्जत से पेश करेंगे। आइए शो शुरू करते हैं और इस रम्ज को आप और मैं मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रम्ज में आप लोगों का बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की जो दो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें से जो पहले गेस्ट हैं, अगर उनके बारे में ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा कि गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में। गिरने से ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि उनकी हार हुई, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी का मोड़ था उनका कि जिसको उन्होंने और मजबूत बनाया और कामयाबी की बेमिसाल बुलंदियों पे ले गए। हिमानी ग्रुप्स के चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर मुस्तफ़ा हिमानी, और उनका साथ देने के लिए पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें उनका नाम मैं देखा ना जाता हो, उनके फैंस ना हो वहाँ पर। पॉलिटिक्स पे बहुत बारीक नज़र रखते हैं और रमज़ान की शान है, बहुत वर्सटाइल हैं, और मैं बहुत नर्वस भी हूँ उनका इंटरव्यू करते हुए, क्योंकि बहुत कमाल बोलते हैं। मिस्टर वसीम बदामी हमारे साथ हैं। थैंक यू जेंटलमैन। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला इस शो में आने के लिए। थैंक यू मुस्तफा भाई, थैंक यू वसीम। बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल आपसे, क्योंकि अभी आपकी काफ़ी एक बहुत ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी है जी। आप मेडिकल पढ़ना चाहते थे जी हाँ। लेकिन वालिद साहब की तबीयत की वजह से आपको बिजनेस ज्वाइन करना पड़ गया। ज़रा इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। इंडीड। हम प्लान कुछ करते हैं पर उसका प्लान कुछ होता है। यस, यू आर राइट। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, डीजे साइंस कॉलेज में पढ़ता था। अनफॉर्चुनेटली वालिद साहब काफ़ी बीमार हुए और फैमिली में मीन्स दैट टाइम माय फादर वांट्स मी। तो फिर बहन ने मुझे कन्विंस किया और मैं फिर पढ़ाई स्विच की, मैंने कॉमर्स किया। बट चूँकि मैं फर्स्ट ईयर कर चुका था, सेकंड ईयर में था, तो फिर अब वो धक्का मार कर सेकेंड ईयर किसी तरीके से मुझे कंप्लीट करना था, बस वो किया। और फिर मैं नवंबर 1984 18 साल की उम्र में मैंने मेरे फादर को ज्वाइन किया। अच्छा सर, आपने अगरबत्तियाँ और कन्फेक्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ों से आपने स्टार्ट लिया जी और काफ़ी आपने स्ट्रगल भी की। जी। द रीज़न मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो ज़रा सा भी कोई टफ टाइम आए या स्ट्रगल आए या नाकामी आए, ठीक है ना, तो वो फ़ौरन हिम्मत हार जाते हैं। व्हाट इज़ योर सक्सेस स्टोरी? देखिए, मैं भी चंद दिनों पहले कुछ पढ़ रहा था, तो एक बास्केटबॉलर है, नाम मेरे ज़हन से उतर गया है, उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ शॉट्स मिस किए, मैं काफ़ी सारे गेम्स हारा और मैं कंटिन्यू हारता गया। दैट्स व्हाई आई सक्सीड। तो दैट इज़ कंसिस्टेंसी। यस, मैं स्कूल लाइफ में था, मेरे फादर अगरबत्ती बनाते थे और मैं, अगर आप लोग कराची से वाकिफ़ हो तो खारदर एरिया है, जी जी। उसकी मार्केट में मैं खड़े होके अगरबत्तियाँ बेचा करता था। और उससे पहले मैं खुद अगरबत्ती बनाता था फादर के साथ, फिर उसकी वो सीलिंग करता था मोमबत्ती के साथ, और हाथ से मैं स्लोफिन चढ़ाता था बॉक्स के ऊपर। और वहाँ से मेरी इब्तिदा हुई कारोबार में। आई थिंक शायद मैं उस वक़्त 7वीं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। और फिर उसके साथ ही साथ चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो मगर मेरे टीचर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हयात हैं, मेरे प्रिंसिपल भी आज हयात हैं, मैं उनसे टच में भी हूँ। मैं ग़ुलाम अली अब्बा स्कूल, जो लियारी का जो पसमानदा एरिया है, वहाँ पर वो उस स्कूल से मैंने पढ़ा है। और वहाँ के टीचर्स, मेरे जो टीचर थे नौशाद सर, मेरे प्रिंसिपल,
वो कहते थे कि तुम डॉक्टर मत बनो, तुम बहुत खराब डॉक्टर बनोगे, अच्छा। क्योंकि तुम अकाउंट्स में अच्छे हो। तो मेरे तो वो एक अजीब सवाल था कि नहीं जी, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो फिर मेरे टीचर ने मुझे मशवरा दिया कि अच्छा, अब बनना चाहते हो, 8वीं क्लास में था मैं। तो उन्होंने कहा जी आप LCC लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अकाउंट्स का एक एग्ज़ाम होता था, बोला वो आप कर लो और टाइपिंग सीख लो। तो मैं 8वीं क्लास में जब था, हमारी स्कूल लगती थी सुबह 8 बजे, मैं 7 बजे घर से निकलता था, 4 बजे ख़त्म होती थी, 4:30 से 5:30 में LCC सीखता था। फिर 6 बजे मेरे घर खरादर में हम रहते थे, वहाँ पे नीचे एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ 6 से 7 बजे तक मैं टाइपिंग सीखता था और 7:30 पौने 8 बजे मैं घर आया करता था। तो ये उस वक़्त की बात है कि जब मैं 8वीं क्लास में था। अच्छा। और फिर जब ये फ़ादर को जॉइन किया मैंने, तो मेरे फ़ादर का वी वर अ ट्रेडर एक्चुअली, और हम हर्ब्स एंड स्पाइसेस के ट्रेडर थे, बहुत छोटे ट्रेडर थे। मुझे ये बिज़नेस पसंद नहीं था। पहले तो डॉक्टर बनना चाहता था, फिर मुझे बिज़नेस पसंद नहीं था। तो मेरे फ़ादर को मैं कहता था कि मुझे ये बिज़नेस पसंद नहीं, मैं आ गया हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मेरे फ़ादर माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बहुत बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने कभी मुझे डाँटा नहीं है, हमेशा उन्होंने मुझे समझाया है। तो मुझसे कहते थे तुम क्या चाहते हो? तो मैं उस ज़माने में गाड़ियों का काम करना चाहता था। तो मैंने शुरू में गाड़ियों का काम किया। फिर वो कुछ पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए कि ज़ाहिर है वो कैश की डीलिंग, तो उसमें मसाइल आने लगे। फिर उसमें जब नाकाम हुआ, मैं फ़ादर के पास गया कि अब क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा जी मैं स्पाइसेस का बिज़नेस करना चाहता हूँ। वो इत्तेफ़ाक़न ऐसा था, ईयर के इंटरनेशनली स्पाइसेस के बहुत क्राइसिस था। मतलब $7,000 की जो लौंग थी वो $700 रह गई थी। तो मैंने वो कारोबार किया और उसमें मैंने नुकसान किया। अच्छा। फिर मेरे फ़ादर के पास गया, मुझे कहते अब क्या करना चाह रहे हो? तो मैंने कहा जी मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी हर्ब्स का करो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने एक्सपोर्ट्स में कन्फेक्शनरी की। कन्फेक्शनरी उस ज़माने में गवर्नमेंट रिबेट दिया करती थी। हमारी कैपिटल बहुत लिमिटेड थी और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई और सारे रिबेट रुक गए, तो हमारा जो रासल माल था, यानी जो कैपिटल थी, वो सारी ब्लॉक हो गई। मैंने अगेन नुकसान किया। फिर मेरे फादर के पास गया, बोले अब क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं खोपरे का बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। मैंने फिर खोपरे का बिज़नेस किया, मैंने उसमें भी नुकसान किया। फिर मेरे फादर के पास गया, बोले अब क्या करना चाहते हो? मैंने कहा जो आप कह रहे हैं मैं वो करना चाह रहा हूँ। तो सही। मैं 3 साल कंटिन्यू मैं नुकसान करता गया, फ़ेल, 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 फ़ेल। उसके बाद फिर अल्लाह ने जो है वो तरक्की अता की। माशाल्लाह, बड़ी स्टोरी है मुस्तफ़ा भाई आपकी। इसके ऊपर भी और रोशनी डालेंगे। पहले मैं एक मासूमाना सवाल कर लूँ। भाईजान आपसे एक बड़ा मासूमाना सर सवाल है, सर सर ठीक है ना? जो आप ही की लाइन है, स्टैग्स आर नॉट अलाउड। क्या ये जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं? इसको थोड़ा एलैबोरेट करें ज़रा, ताकि मुझे आसानी हो ज़रा सर जवाब सर देने आप में। इलैबोरेट करेंगे, मतलब कि हमारे मैं बॉयज के साथ और मर्द हजरात के साथ खास तौर पे मेजोरिटी जगहों पर ये एक टैगलाइन देखने में बहुत आती है कि जी स्टैग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं लगती आपको जरा? देखिए, जमहूरियत में तो हर किसी की अपनी-अपनी राय हो सकती है ना, तो ये तो बहुत जमहूरी बात है कि हर कोई, एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू हैव एन ओपिनियन टू व्हिच वन कैन एग्री और डिसएग्री। हाँ, तो बस ठीक है, एक मगर ओपिनियन। मर्दों को भी थोड़े से राइट्स वगैरह मेरे ख्याल से कुछ देने चाहिए कि यार कोई नहीं, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई इतनी बुराई भी नहीं है। 100% ऑफ हाँ। कोर्स, यानी तस्वीर के दोनों रुख देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो जहाँ एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल राइटली बिल्कुल। सो, राइटली सो। बिल्कुल सही है। राइटली सो। तो वहाँ और ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं हमारे सामने, आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, कि जहाँ पर जो है वो मर्द हज़रात रिसीविंग एंड पे होते हैं। सो यस, आई एग्री, ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, वसीम साहब, एक और बड़ी चीज़ कि हमारे तक जो खबरें पहुंचती हैं वो सबसे पहले आपके पास आती हैं, हुँ, हुँ। ठीक है ना? और जितनी करीबी से, ठीक है, आप उन खबरों को देखते हैं और उनका जायजा लेते हैं, उतनी करीबी से शायद हम लोग को पता भी नहीं चलती कि बहुत सारी चीज़ें लाइक आप लोगों से फिल्टर होकर आती हैं हमारे तक, ठीक है, लेकिन फॉर द राइट रीजंस। ठीक। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी इतनी डार्क स्टोरीज, ठीक है ना, अजीब अजीब खबरें, जिसके अंदर बहुत सारी अजीब अजीब बातें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस चले मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, जिसके अंदर आपको मर्डर, पीडोफिलिया, ये सारी ये खौफनाक चीज़ें आपको सुनने में भी आती होंगी और आपको तो बहुत डिटेल पता चलती होगी। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आदमी इंसानियत के लेवल से भी नीचे गिर जाता है? वो कौन सा ऐसा पॉइंट होता है, या कौन सी ऐसी वजह होती है
कि जहाँ पर वो इंसानियत के लेवल से भी नीचे गिर जाता है? सो इस फील्ड में आके मुझे बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल गए। मतलब अगर मैं इस फील्ड में ना होता, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी थी जो कि अगर मैं सुनता तो मैं कहता यार ये नहीं हो सकता यार। यानी बहुत सारी मैं कहानियाँ सुनता तो मैं कहता यार कि फ़िल्म हो सकता है, ड्रामे में हो सकता है, ये असल में हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर जब आप यानी मैंने एक खातून का खुद इंटरव्यू किया कि जिसने अपने मियाँ को, चलिए वो वाली बात भी आ गई जो आप कह रहे हैं ना मर्द हज़रात की, जिसने अपने मियाँ को पहले अब ये खुद बता रही है, वो वो कुछ खुद सुनी-सुनाई बता बात रही नहीं, है, हाँ। खुद बता रही है। सो ये इसमें ये नहीं कि नहीं जनाब ये तो आपने ऐसे ही बढ़ा दिया है, एक्ज़ैजरेट कर दिया है, मुबालगा आ रहा है। नहीं, नहीं। तो उसने खुद मुझे बताया कि मैंने किस तरीके से अपने मियाँ का पहले गला दबाया, फिर मैंने उसको किस तरीके से टुकड़े-टुकड़े किया, फिर मैंने किस तरीके से जो है वो हांडी में पानी डाला, उबाला और फिर वो टुकड़े करके उसमें डाल दिए और उसका सालन बनाया मैंने। ये खुद बता रहे हो। अब अगर ये मैंने खुद इंटरव्यू नहीं किया होता, मैं कहता यार ये नहीं हो सकता। अगर मुझे कहता ना, मैं कहता ओ यार छोड़ो यार, अभी मीडिया वाले ऐसे ही बस उनको भी अपनी दुकान चलानी है ना, तो बात है कि ये नहीं होता। वो तो उसने खुद बताया मुझे। अब मैं और क्या-क्या बातें बताऊँ कि मतलब कि मतलब बंदा कैसे यकीन कर सकता है कि कोई एक बाप होगा या चलो सौतेला बाप भी होगा अगर, वो अपनी बेटी को एक गलत काम के लिए मजबूर कर रहा होगा। तो बस तो पा इससे आगे बढ़ के कोई ये कैसे मानेगा कि कोई एक बाप होगा, चलो सौतेला बाप होगा, वो अपनी बेटी को गलत काम में मजबूर नहीं कर रहा होगा। उसकी बेटी उसके हाथ से महफूज़ नहीं होगी। तो बस असल सो फिर बंदा कहता है कि यार ये तो, और फिर इसकी दूसरी साइड ये भी है कि मैंने एक्चुअली इस पे काम किया और ये जंग अभी भी जारी है कि मैं, एक लेवल आता है कि जब आप फिर ये कोशिश करते हैं कि आप बेशक बेहिस भी ना हो जाएँ कि जहाँ आपको ये स्टोरीज़ अफ़ेक्ट ही ना करें, लेकिन एक बैलेंस हो कि जहाँ पर आप एक हद से ज़्यादा इमोशनली इसमें इन्वेस्टेड भी ना हो जाएँ, वरना तो आप पागल हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, सो बिल्कुल। मतलब एक्चुअली ये हुआ मुसावा है कि मैंने 2-3 ज़रा लोगों से कंसल्ट किया कि भाई अब मसला ये है कि अब जब मैं रात में सो भी रहा हूँ, सही बात है। तो वो डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वही सोच चल रही है और जब मैं सुबह 8 घंटे सोकर उठ रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं लग रहा मैं सोकर उठ रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं कोई एक बहुत हेवी मेंटल एक्सरसाइज़ करके अभी दोबारा रीस्टार्ट कर लिया है काम। फिर मैंने उन चीज़ों पे काम करना शुरू किया कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि वो, अगर रमज़ान का महीना भी है, जहाँ मेरा कंटेंट बिल्कुल अलग है, तो भी मैं सोने से पहले ना 20 मिनट की कोई ऐसे कोई फ़नी क्लिप देख लेता हूँ मैं। क्योंकि वो एक डिस्कनेक्ट करना है ताकि वो सोने में मदद दे। सो इसकी ये वाली साइड भी है कि फिर आप अगर एक हद से ज़्यादा इमोशनली इसमें इन्वेस्ट हो जाएँ, तो आप तो फिर हर आदमी को शक की नज़र से देखने लगे हैं। हाँ, आप इतने नेगेटिव हो जाएँ। सो इंसानियत अनफॉर्चुनेटली हर सतह तक गिर सकती है। ऑफ़ कोर्स इसकी एक दूसरी साइड भी है, ऐसे-ऐसे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। बिल्कुल। लेकिन आपको बहुत तगड़े जो है ना रियलिटी चेक्स कह लें, वो मिलते हैं कि भाईजान कुछ भी हो सकता है। ऐसी-ऐसी मिसालें देखी हैं कि बंदा अब हैरान परेशान हो जाएगा यार। क्योंकि सहाफ़त कहीं न कहीं एक बड़ी ट्रिकी और एक बहुत चैलेंजिंग जॉब भी है। वेरी मच। ठीक है, हम लोगों को लगता है बाहर से बैठ के कि बहुत आसान, स्टूडियो में बैठ के बस सारा कुछ पढ़ दिया है, सारा कुछ, लेकिन बहुत चैलेंजिंग जॉब है, ठीक है? जिसके अंदर एक बात आपने यही की कि आप इतनी चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो यस। रही है। अब ये एक तासुर है कि मर्द है, तो उसकी मेंटल हेल्थ तो इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकती, हाँ। ठीक है? वो तो मर्द तो पैदा ही नर्व्स ऑफ स्टील लेकर हुआ है, ठीक है? हाँ। लेकिन इस तरह की खबरें आप जैसे एक सहाफ़ी को, एक जर्नलिस्ट को, जो कि इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, इतनी सारी चीज़ें उसने कवर की हैं, उसको भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रही हैं। 100%। और आई थिंक कुछ चीज़ों को तो एडमिट करने में शर्माना भी नहीं चाहिए। मतलब ये जो मैंने बात अभी आपसे की, उसमें कुछ लोग कहते हैं यार वो यार क्या, ओ यार मर्द बनो यार, ओ क्या हो गया? ओ भाई वो मर्द, हेलो मर्द भी इंसान ही है। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, उसी में मर्द है, उसी में औरत है। सो भाई आप बल्कि मतलब आपको चीज़ें इम्पैक्ट करनी भी चाहिए। एक हद तक तो उसका आपको इफ़ेक्ट करना भी ज़रूरी है इन अ पॉजिटिव सेंस, बिकॉज़ अगर आप बिल्कुल ही बेहिस हो जाएँगे, अगर आप कहेंगे कि ओ यार दुनिया में सब होता है, तो ये आपकी बेहिसी है, ये आपकी मर्दानगी नहीं है। हाँ। सो आपको ये चीज़ें अफ़ेक्ट करनी चाहिए। सो यू आर राइट कि ये बहुत सारे टैबूज़ है कि नहीं, ओ जी मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को डर नहीं लगता है। नहीं, मर्द की आँख से भी मर्द की भी कभी आँख भरा है तो उसमें कोई मसला नहीं है। मर्द भी कभी रुक ले तो कोई मसला ये नहीं है। हमें जज किया जाता है ना यार, वसीम, कहीं न कहीं कि अगर एक मिसाल है कि मैंने आपको देखा है कि आप जब रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, तो वो उस लय के अंदर आप बहुत दफ़ा होता है कि और वाक़ई वो एक तारी हो जाता है एक माहौल आप पे, कि आपकी आँखों से आँसू निकल आते हैं। और मैंने बड़े लोगों को देखा है कि जज करते हुए, अरे! इसमें क्या ओ रोने वाली यार बात क्या है? हाँ, इसमें क्या यार, रोने वाली बात है? वो मर्द होके रो रहा है मर्द यार। होके रो रहे हैं। अरे! क्या बात ये है? क्या बात हो गई यार? ठीक है? सो इस तरीके के यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल। बीइंग अच्छा इसके अलावा भी मतलब अभी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे कोई 2 दिन पहले जुनैद जमशेद साहब, जुनैद भाई के बेटे की शादी थी, ठीक? सैफ की। तो मैं वहाँ स्टेज पर गया, अब वहाँ पर 3-4 मोमेंट्स ऐसे आए कि जब एकदम से मेरे ज़हन में थॉट आया कि यार जुनैद भाई होते तो मैं यहाँ खड़ा होता। बिल्कुल। अब वो उस थॉट ने मुझे इतना पकड़ लिया कि मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी ना फूट-फूट के रो पड़ूँगा। मैंने
मैंने कहा ये माहौल ना खराब हो जाए, सब हँस रहे हैं खेल। तो लेकिन ये एडमिट करने में कोई शर्मिंदा तो नहीं होना चाहिए, इसमें क्या ऐसा मसला है? तो ये बताता है कि आपके अंदर भी एहसासात हैं, जज़्बात हैं, सो इट इज़ दिस कंप्लीट इज कॉल्ड इंसानियत। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, मैंने भी एक छोटी सी चीज़ नोट की, और मैंने क्या की, बल्कि फैसल जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने नोट की कि आप जैसी सेट पे एंटर हुए तो आपने अपना जूता साफ किया था, जी। ठीक है ना? आपके जूते की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हाँ। वो ज़रा बताइएगा। और मैं द रीज़न मैं ये बात इनसे इनसे सवाल कर रहा हूँ कि हम लोग जो देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जी हिमानी ग्रुप का चेयरमैन मुस्तफ़ा हिमानी, ठीक है ना, आज कितने सक्सेसफुल हैं और कितने बड़े हैं, ठीक है ना, हमें इन जैसा बनना है। लेकिन उसके पीछे की जो एक स्ट्रगल है, ठीक है ना, और कंसिस्टेंसी है, ठीक है ना, वो लोगों को नहीं पता कि आपके जूते की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ज़रा वो बताइएगा। इंग्लिश में कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। इंडीड। 95 में जब मैं दुबई गया तो मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, और दैट टाइम मेरे जेब में $600 थे जब मैं गया, और कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे यहाँ से फ़ौरन निकलना पड़ा था। ख़ैर, तो ज़ाहिर है, जेब में पैसे नहीं है, आपने काम करना है, सब कुछ करना है, तो मैंने दुबई का जो एक उस ज़माने का 95 के अंदर एक छोटा-सा रेगिस्तान था, वहाँ पे एक छोटा-सा मैंने वेयरहाउस लिया था। तो उस वेयरहाउस पहुँचने के लिए चूँकि रोड नहीं था, तो काफ़ी दूर से जाना पड़ता था। तो वहाँ एक पिकअप आई हुई थी, और वो पिकअप मैंने खुद अपने कंधे पे, अगस्त की गर्मी, अराउंड 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड, ओह! उसमें मैंने वो ड्रम्स जो है वो अपने कंधे पे जो उतारे, सारा पूरा पिकअप मैंने अनलोड किया। अब जब टैक्सी लेने के लिए हमें जब मेन रोड आना था, तो वो रेगिस्तान से गुजरना था, जाहिर है गर्मी, और तो जब मैं वो मिट्टी के ऊपर चल रहा था, तो एक बार जब मैंने अपना पैर निकाला मिट्टी में से, तो जूते की एड़ी नहीं थी। सही। तो मैंने वो गर्मी के अंदर हाथ डाल के एड़ी ढूँढना शुरू की। मेरे साथ मेरा जो पहला एम्प्लॉयी था, मुझे कहता, "भाई साहब आप क्या कर रहे हो?" मैंने कहा, "भैया एड़ी ढूँढ रहा हूँ।" तो बोला, "आप जाने दो।" मैंने कहा, "नहीं।" मैंने कहा, "ये एड़ी जो है वो आधे दिरहम में बन जाएगी, हाँ। जूता जो है 35 दिरहम का आएगा।" मेरे जेब में 35 दिरहम नहीं है इस वक़्त। तो अच्छा, अभी आपने ज़िक्र किया कि 95 में आप दुबई गए थे, जी। ठीक है? उससे पहले आपने ये बताया कि 3 दफ़ा आपने कारोबार करने की कोशिश की और उसमें नाकामी मिल गया आपको, और उसके बाद कारोबार यहाँ पर चल पड़ा आपका। जी। उसके बाद आपको दुबई जाना पड़ा 95 के अंदर, 95 या 96 खाली। 95। क्या ऐसी वजह थी कि बिल्कुल चलता हुआ बिज़नेस, ठीक है, आपको रातों-रात छोड़ के दुबई जाना पड़ा, फिर वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा? जी हाँ, जी हाँ। अ, देखिए, नवंबर 84 में मैंने फ़ादर को जॉइन किया, जैसे मैंने बताया। इनिशियल मेरा क्या काम था, दुकान की आई मीन शॉप की सफाई करना, झाड़ू लगाना, चाय लाना, टेबल साफ़ करना, लाइक अ प्यून, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। फिर हमारे यहाँ अपने ही वो, कारोबार में? जी, अपने कारोबार में, अपने कारोबार में आई वाज़ लाइक अ प्यून, मैं प्यून का काम करता था। फिर वहाँ से हमारे यहाँ जो हम जो माल बेचते थे, वो एक हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार होता था, जोड़िया पे धर्माऊ काटा, मतलब आई मीन वज़न जो है वो मार्केट के वेमेंट स्केल पे होता था। तो वो हाथ गाड़ी में वो बोरी ले जाना, वो बोरी को डिलीवर करना। आहिस्ता-आहिस्ता उस दरमियान में जब ये सारे बिज़नेस भी करता रहा, फेलियर भी होता रहा। 88 दिसंबर, नवंबर या दिसंबर 88 में पहली कामयाबी अल्लाह ने अता की, और 89 में फिर हम जो है वो जोड़िया, पहले खोरी गार्डन में थे हम, छोटी-सी दुकान थी, फिर हम जोड़िया बाज़ार में गए। 89 से 95 का एरिया जो टाइम जो था, वो काफ़ी अच्छा टाइम था, और अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस जो एस्टेब्लिश हो रहा था। 95 में आपको पता होगा कराची में काफ़ी सिक्योरिटी के मसले थे, सेक्टेरियन केसेस काफ़ी थे, और किडनैपिंग्स और ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो 2 हादसात मेरे साथ भी हुए। एक यहाँ पर सेक्टेरियन केस हुआ था, जहाँ मेरे बचपन का दोस्त शहीद हुआ था। फिर मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ हादसा हुआ था। हमें प्यार मोहब्बत से जो है वो मेहमान बनाया था थोड़ी देर के लिए। तो उसमें फिर मेरे फ़ादर ने मुझसे कहा कि अब जो है तुमको बाहर निकलना होगा, और दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर वी कैन लिव विद द फैमिली। फिर मैं 18 अप्रैल 1995 को मैं यहाँ से दुबई गया। दैट टाइम आई हैव $600 इन माय पॉकेट, और फिर मैंने वापस ज़ीरो से स्टार्ट किया, और अच्छा टाइम था। मैं जो उस ज़माने में दुबई जो है, जो मार्केट जो 1 से 4 बंद हुआ करती थी। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं वो 1 से 4 जो है वो टैक्सी में अपने क्यों गाड़ी तो थी नहीं मेरे पास, घर जाऊँ और वापस आऊँ। 14 दिरहम टैक्सी के लगते थे। तो 14 दिरहम मेरे पास नहीं होते थे।
तो फिर मैं वहीं दफ्तर में ही करीब मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था और दफ्तर में ही सो जाता था। और 1 दिरहम के अंदर जो मैं लंच किया करता था, आधे दिरहम का पकोड़ा और आधे दिरहम की चाय। ये मेरा तकरीबन कोई 6-8 महीने तक मेरा लंच होता था और फिर मैं रात तकरीबन साढ़े 9 बजे घर घर पहुँचा करता था। मुसा भाई, आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी तरक्की दी, इतनी कामयाबी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? जब ये बातें अभी जो आप स्टोरी बता रहे हैं, थोड़ी-सी वो अनरियल भी लग रही हैं, हाँ जी, ठीक है टू ना? गुड टू बी ट्रू। कि हाँ, टू गुड टू बी ट्रू भी लग रही है कि यार कैसे कैसे मतलब कैसे कि यार रहेगा? हिमानी ग्रुप का चेयरमैन ये मतलब कि एड़ी ढूंढ रहा है रेगिस्तान में, ठीक है ना? और 1 दिरहम का नाश्ता कर रहा है या खाना खा रहा है। माय क्वेश्चन इज कि सक्सेस पाने के लिए क्या कोई शॉर्टकट है जो कि आजकल हम सारे ढूंढ रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि बड़ा बनने के लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा, सबसे वाह, पहली बात। अच्छी बात वाह! है। और दूसरी चीज़ ईमानदारी। अगर अल्लाह पर यकीन है आपको और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे अगर आप चल सकते हैं, आप यकीन जाने कामयाबी आपके पैर चूमेगी। आप पैसे के पीछे ना भागें, पैसा आपके पीछे भागेगा। वरना आप भागेंगे वो दूर जाता जाएगा। और लोग ये कहते हैं कि जी हलाल रोज़ी में जो है ना वो पैसा नहीं है। पैसा कमाना है तो आपको गड़बड़ करनी पड़ेगी, हाँ जी, आपको ये भी एक तासुर है। हाँ, आपको गड़बड़ करनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, हाँ, आपको स्टडी करनी है, आपको रिसर्च करना है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, को आप क्या जिद्दत ला सकते हैं, आप लोगों को क्या दे सकते हैं, उसमें खुलूस नियत भी शामिल हो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते भी। जैसे अगर अपनी मिसाल दूँ, मैं दुबई में कामयाब भाई दुबई में 50-50 साल के लोग जाइंट्स बैठे हुए थे, जिसमें वो शख्स गया है जिसके जेब में $600 नहीं है, तो वो कामयाब कैसे हुआ? देखिए, जब मैं दुबई गया तो दुबई की जो फूड स्टफ मार्केट अलरास मार्केट है, वहाँ का एक ट्रेंड था कि भई जो पीछे से जो माल आता था 50 किलो की जो बोरी होती थी, वो वज़न नहीं होती थी। वो कहते थे जो कोई भी कस्टमर आता है, जी ये 50 किलो की बोरी है, आपको हम 50 किलो चार्ज करेंगे। जबकि दीन प्रॉपरली ये कहता है कि नाप-तोल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आप वज़न पूरा दो। तो मैंने सबसे पहले जाकर ये किया कि जो भी माल मैं बेचता था, उसको वज़न करके दे। अगर वो 48 किलो की बोरी है, साढ़े 48 किलो, तो मैं वही चार्ज करता था जितनी बोरी थी, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी तालीमात है कि भई जो दिखाओ वो दो। हमारे यहाँ क्या होता है कि दुकानें छोटी-छोटी होती थी, वेयर हाउस बाहर होते थे, तो लोग जो है ना साफ करके अपनी बॉटल्स के अंदर सैंपल्स रखते थे। मैंने आज तक वो काम नहीं किया। वो चाहे वो मिट्टी वाला सैंपल हो, चाहे खराब हो, मैं वही जो बोरी में से निकाल कर बॉटल में रखता था ताकि जो शख्स माल देखे उसको एग्ज़ैक्टली वही मिले। नंबर 3, अगर मेरे माल में कोई खराबी होती थी तो मैं पहले उसे खराबी बताता था कि ये मेरा माल में खराबी है, अगर 100 रुपए की मार्केट है मैं आपको 90 में दे दूँगा, बट ये खराबी है। इन 3 चीज़ों ने मुझे दुबई में सेटल किया, इन 3 चीज़ों ने मुझे बरकत अता की है। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे मुसा भाई, ठीक है? मेरे मासूम भाई। आपसे एक और माइंड द गेट थोड़ा-सा ट्रिकी सवाल है कि हमारे माशरे में एक और चीज़ देखी जाती है ख़ास तौर पे आदमियों को और मर्दों को लेकर कि अगर बिगड़ा हुआ है, ठीक है? और शरारती है, ठीक है? या फिर कोई कामयाबी नहीं मिल रही उसको, तो कहा जाता है कि शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा, ज़िम्मेदार हो जाएगा, ठीक है? क्या ये सही तासुर है? क्या आई मीन लाइक इस तरह होता है? या नॉट रियली, आई डू नॉट कंप्लीटली एग्री टू दिस, बिकॉज़ ये मतलब वो ठीक है कि एक, मैं इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि एक सही उम्र में शादी हो वो जानी बिल्कुल ठीक है। चाहिए बिकॉज़ ऑफ मेनी रीज़न। बिल्कुल ठीक है। आगे आपके बच्चे सही वक़्त पे जो है वो हाँ जवान जी, हो जाएँ। हाँ जी। और जो मेरी थोड़ी बहुत नाक़िस इल्म है मेरा, मैंने उलमा कराम से भी सुना है कि रिलीजियस टीचिंग भी इसी एतबार से है। तो ये इसका मैं बिल्कुल हामी हूँ, नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट। लेकिन ये जो हम मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी फिर हम ना ये ख़वातीन के साथ बड़ी ज़्यादती हो जाती है कि आप, यानी मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जहाँ पर दुनिया जहाँ का कोई निकम्मा आदमी अकेला होता है, भाई तो उसको इंसान बनाने पे काम करो ना यार। ये नहीं होता है कि आप कहें कि यार इसको इंसान बनाने पे कोई काम नहीं करना, शादी करा तो ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली फिर ये होता है कि वो पहले एक ज़िंदगी दाँव पे लगी हुई थी, फिर 2 लगता है, क्योंकि वो उसकी भी ऐसे मत्थे लगता है कि फिर वो उसको वो मार भी रहा है और पता नहीं चीख भी रहा है, तो नशा भी कर रहा है, तो फला-फला कर रहा है, और अल्टीमेटली जनाब काम खराब हो गया। सो आई थिंक कि ये इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ देखने की ज़रूरत है। और एक तो ये थॉट है ना कि यार मेरा बेटा अल्लाह ना करे इन मसाइल में है, तो मैं इस पे काम नहीं कर रहा हूँ कि यार इसको इंसान बनाओ ना यार।
किसी की बेटी के साथ इसको जोड़ दो, ठीक हो बस जाए। ये शादी हो ऐसे जाएगी, नहीं होगा हाँ, यार। शादी कराओ, जिम्मेदारियां डलेंगी, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अगेन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जनाब आप शादियाँ ना करें वक़्त पे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, मतलब किसी और की बच्ची है, उसपे भी ज़रा रहम खाएँ। वो हम जितनी भी इंक्वायरियाँ करा लें, ये कर लें, वो कर लें, इंसान कैसा है ये मैं अब पता नहीं सही लफ्ज़ टेक्निकली है नहीं। इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट आई वुड से कि बहरहाल लीग जुआ है ना शादी। है, यानी बिल्कुल है, अनसर्टेनिटी तो है ना, बिल्कुल दैट्स है, व्हाट आई मीन। बिल्कुल है। आपको आप 100% उस बंदे को या बंदी को नहीं जान सकते ज़रा, और इंसान साथ रहना शुरू नहीं 100%। करेंगे। सो वो बेचारा, वो बेचारी की फैमिली कितनी भी इंक्वायरी करा ले, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लग सकेंगी जो कि आपकी औलाद में। तो आप तो ये ख़्याल करें कि यार आपको सिर्फ़ अपना बेटा अज़ीज़ है, किसी की बच्ची का भी आपको इतना ही ख़्याल होना चाहिए। सो ये ना करें कि आपके बच्चे में दुनिया जहाँ की खराबियाँ रख कर ओ शादी करा दो ठीक हो जाएगा। यार ये इतना सिंपल इसलिए नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं, आप इस एंगल से देख रहे हैं कि शादी करा दो ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं भी हुआ तो जैसा है वैसे ही रहेगा ना। नहीं ना, ये गलत सोच है। फिर ठीक नहीं हुआ तो अभी एक ज़िंदगी का बेड़ा करके फिर 2 का बेड़ा गर्क होगा, कल को बच्चे होंगे तो 3 का बेड़ा गर्क होगा। सो डोंट बी सो सेल्फिश अबाउट इट। सो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके घर वालों पे है, 100% यार। ठीक है ना, आने वाली लड़की पे नहीं नहीं है ना है। यार। और ये उस वक़्त ठीक ही है, वो बंदा या लड़के के वालिदैन उसी वक़्त ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करेंगे जब वो किसी और की बच्ची को भी अपनी बच्ची समझेंगे। क्या यही बंदा जो कह रहा है कि यार मेरे बेटे में बेशक 100 खराबियाँ हैं, करा दो ठीक हो जाएगा, ये अपनी बेटी के बारे में सोचेगा क्या? अगर अपनी बेटी के बारे में सोचेगा तो ठीक है, कि यार हाँ, उस लड़के में 100 खराबियाँ हैं, लेकिन शादी करा दे अपनी बेटी की, ठीक हो जाएगा। तो आप करा देना फिर। नहीं, अपनी बेटी के मामले में आप कहेंगे कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो यार वो भी किसी की बेटी है ना भाई, बिल्कुल, मेहरबानी करो ज़रा। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात कि मुस्तफ़ा भाई और वसीम, आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि आपने जैसे बताया कि आपके वालिद साहब बहुत एक, आई मीन ब्रॉड माइंडेड आदमी थे और एक विजनरी आदमी थे। बाप और बेटे का, ठीक है, क्योंकि आप भी एक आई मीन वालिद हैं, आप भी एक वालिद, तो माशाल्लाह नाना हो गए ठीक है, हो। आप जी, तो नाना, माशाल्लाह, दादा। हाँ, नाना, माशाल्लाह, दादा सब माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है ना। अगेन सही वक़्त पे शादी करने का करेक्ट, हाँ, ये माशाल्लाह देंगे हम ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ हाँ, जी हाँ, खेल माशाल्लाह, रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी हाँ। क्योंकि बैक इन द डेज ये देखने में आया है कि बाप और बेटे के दरमियान में एक बहुत डिस्टेंस होता था, क्योंकि बाप को एक फिगर ऑफ टेरर बनाकर हाँ, पेश हाँ, किया हाँ, जाता हाँ, जी था हाँ। कि वो घर आ गए हैं तो सब अपने अपने कोनों में घुस जाओ, हाँ, ठीक है तुम्हारा ना, बाप बहुत थका हुआ है। थका तो हुआ है, ये- आवाज ना आए, मतलब कि सन्नाटा हो जाए कि बाप नहीं, वो गब्बर सिंह आ गए, मतलब हाँ, कि ऐसे हाँ, होता था, सही ठीक है ना, ठाकुर आ गए। ठाकुर आ गए ठीक है ना, मतलब कि बाप और बेटे के दरमियान में एक अच्छा रिश्ता होने का फायदा क्या है? हाँ, आप देखिए उससे पहले बाप बने थे ना। देखिए, द थिंग इज़ दैट कि हदीस के अंदर है कि मुझे या मेरे अल्फाज में मैं बयान करता हूँ कि वो शख्स जहन्नमी है जिसने कभी अपने बच्चे के कंधे पर हाथ नहीं रखा या उसे गले नहीं लगाया। बाप और बेटे का रिश्ता जो है ना वो इतना क्लोज होना चाहिए। मेरे फादर, अच्छा, जब जैसे मैंने आपको बताया हम खारादर में रहते थे, ज़ाहिर है उस वक्त का माहौल, नीचे खड़े रहना और और मोहल्ले में हालांकि उस वक्त खेलना। का माहौल बहुत कंजर्वेटिव था, हाँ, ठीक है स्टिल ना, बैक इन द स्टिल 80s, जी, ठीक जी, है ना, जी, बहुत जी, कंजर्वेटिव माहौल जी था। हाँ। तो मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था और इत्तेफ़ाक की बात है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में सब सिगरेट पिया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं गैलरी में खड़ा था, मेरे फादर आए, ही वाज़ अ चेन स्मोकर, आए और मुझे कहते हैं कि मुझे पता है कि तेरे सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं। मैं तुझे मना नहीं करूँगा कि मत पी, मगर मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। बोला मैं कैसे मना कर सकती हूँ, मैं खुद पीता हूँ, तो मैं तुझे मना नहीं करूँगा। मगर तुझे अगर तकलीफ़ उठानी है, जैसे मैं उठा रहा हूँ, तो तू पी, वरना मैं तुझे सजेस्ट करूँगा कि ना, इसको ना हाथ लगा तो बेहतर है। हाँ, एक बार बोला, कभी मेरा जेब चेक नहीं हुआ, कभी मुझसे पूछा नहीं गया, कभी मेरे दोस्तों के दरमियान में आकर फादर ने कि क्या हो रहा है, सिगरेट पी रहे हो? नहीं, यानी कि आपके कपड़ों से भी अगर स्मेल आती हो तो कभी नहीं सवाल हुआ। कभी नहीं। बस वो बात मुझे ऐसे लगी कि मैंने ज़िंदगी में सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, जबकि मेरे तमाम दोस्त सिगरेट पीते थे उस वक़्त। सही, हम जवान थे, 18 साल की उम्र थी या 17 साल की उम्र थी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कॉलेज में नए-नए एंटर हुए थे। तो मेरे फ़ादर इस टाइप के थे और मेरे फ़ादर माशाल्लाह से, अगर कभी मतलब अगर वो हयात होते और हम बाप-बेटे को देखते ना, तो कोई कहता नहीं कि ये दोनों जो बाप-बेटे हैं। हमेशा लगता है कि ये 2 फ्रेंड्स हैं। मतलब मैं इतना उनसे ओपन था कि जब मुझे मंगनी करनी थी, जो लड़की मैंने पसंद की, मैंने फ्रैंकली जाके बोला कि मैंने कहा ये लड़की मुझे पसंद है, यहाँ रिश्ता भेजो, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। आपने उस उस ज़माने ज़माने में, उस ज़माने में लव मैरिज कर लिया आपने। लव मैरिज तो जब नहीं था। कॉन्सेप्ट ही नहीं था जबकि। तो कहने का मकसद है नहीं कि यार, अब इतना कयामत शाह साहब के ज़माने के नहीं है, मतलब इतना यार आप ऐसे भी ना करें यार। तो
मैं कह रहा हूँ कि अर्ली 90s के राइट अंदर है, या नहीं, ठीक है, मेरी ये उम्र, सही है। मेरी जब मंगनी हुई आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। मैं 1986 में, 66 की मेरी पैदाइश है, नवंबर 66। सही। इन 1 दिसंबर 1986 को मेरी मंगनी हुई, व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। और और माशाल्लाह। साढ़े 21 साल का था जब मेरी शादी हुई। हाँ। तो अर्ली एज की, अच्छा वैसे भी अर्ली एज की शादी को मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि शैतान जो है ना वो बहुत कम टाइम होता है जहाँ वो रोता है। एक उस मौके पर होता है जब अर्ली एज में शादी होती है। कहता है कि मैं इसको बहकाने से रह गया। यानी कि एक अच्छी वाइफ, लेकिन कंसिडरिंग कि एक अच्छी वाइफ हो यस तो ऑफ कोर्स, ठीक है ना, ऑफ कोर्स। बना तो बड़ा गलत भी हो सकता है। नहीं ठीक है देखिए, ना। देखिए कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना है। कॉम्प्रोमाइज के बगैर कभी भी जिंदगी आगे बढ़ नहीं सकती। और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होना है। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बीवी अता की ताकि तुमको सुकून मिले। हम कहते हैं जी बीवी आ गई, व्हाट इज़ इनवाइट फॉर एवर? हाउ इज़ इट पॉसिबल? कि कुरान में अल्लाह कहता है कि तुमको सुकून मिले। हम कहते हैं यार ये टेंशन कहाँ से पाला यार? और खुदा कहता है कि मियाँ-बीवी एक-दूसरे के लिए लिबास है। तो देखिए उसके अंदर जब लिबास है, अल्लाह जब लिबास का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो फिर आपको ख़्याल रखना है कि खामियाँ तो हर एक में होती है, परफेक्ट कोई आदमी नहीं है। अब खामियाँ अपने दोस्तों को बोलना, माँ को बोलना, बाप को बोलना, इन्वॉल्वमेंट जब आ जाती है ना दोनों तरफ से, फिर मसाइल पैदा होते हैं। और सेकेंडली आप जो हैं, सो हैं। आपको अपनी क्लियर पिक्चर जो है, चाहे वो बीवी शौहर को बताए और शौहर बीवी को बताए, इसी तरीके से ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दुनिया में बहुत ट्रैवलिंग की। मैं अभी इत्तेफ़ाक़न एक वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने मुझे 10 साल की हिस्ट्री माँगी। तो मुझे पता चला कि मैं कभी 15 दिन से ज़्यादा शहर में टिका ही नहीं हूँ, 10 पिछले 10 साल में। यानी एवरी 15 डेज़ में मैंने जो ट्रैवल किया है, ये मुझे भी नहीं पता था। तो मेरी ट्रैवलिंग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? कि मुझे मेरा जो सुकून है वो मेरा घर है। अरे वाह। मेरा सुकून मुझे घर में मिलता है। मैं अभी जब आ रहा था तो मैं बता रहा था कि जिस ज़माने में हमारे पास पैसे नहीं थे, उस ज़माने में भी हम तफ़री करते थे। कैसी तफ़री होती थी हमारे यहाँ कि दुबई में मेरे बेटे दोनों छोटे थे, बेटी 6 महीने की थी। अब फ्रेंच फ्राइज़ तो आपने लेना है ना, इससे ज़्यादा तो अब हमारी फ़ैमिली के लिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ लेता तो मुझे 35 दिरहम के फ्रेंच फ्राइज़ लेने पड़ते। तो मैं क्या करता था, 4 दिरहम की वो आलू की बॉक्स लाता था। सही। वो मेरी वाइफ़ फ्रेंच फ्राइज़ बनाती थी। 2 दिरहम के मैं पेप्सी लेता था। हाँ। हम दरिया किनारे जाकर बैठते थे या गार्डन में बैठते थे। अरे वाह। 6 दिरहम के अंदर हम तफ़री करके वापस आ जाते थे। अरे तो वाह। पैसे नहीं थे उस वक़्त भी हमने तफ़री की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज तमाम नेमतें अता की है, तो आज भी तफ़री हो रही है। वसीम साहब, आपका आपके बेटे के साथ जो रिश्ता है इस वक़्त आज के दौर के हिसाब से, वो किस तरह का है? हाँ, सो मैं बिल्कुल ये कोशिश करता हूँ, अब आई होप कि मैं इसमें शायद कामयाब भी हुआ हूँ कि एक एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ठीक है कि आप कभी वो मियाँ और बीवी गुड कॉप, बैड कॉप खेल रहे होते हैं, वो थोड़ा बहुत ज़रूरी भी होता है ताकि एक जगह ऐसी हो जहाँ वो सारी दिल की बात कर लें, लेकिन एक जगह ऐसी हो कि जहाँ थोड़ा-सा उसको ये बताओ कि यार अगर अब यहाँ से कह दिया गया तो मैंने ये काम नहीं करना है, या अगर अब्बा ने कह दिया तो नाउ दिस समथिंग सीरियस, तो वो ठीक है। लेकिन ये कि वो वाला ज़माना अब चल नहीं सकता है जिसको जो कि हम सुनते हैं ना कि अब तुम्हारा बाप घर आ गया है, अब चलो ये करो, हाँ। शान ऊँची है। ये मेरा ख़्याल है कि वो ऑफ़ कोर्स इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट करना हरगिज़ भी नहीं, नहीं, नहीं है, बिल्कुल लेकिन ये कि वो बैरियर्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम कभी, अब मैं ऐसे में कहता हूँ कि चलो यार क्या कर रहे हो, फ्री हो भी? चलो लूडो खेलते हैं यार, चलो नहीं। जी, चलो क्रिकेट हाँ, खेलते हैं यार। हाँ। और इस तरह, क्योंकि वो हम कभी सफ़र में साथ होते हैं उम्रे पे यहाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा अलग से हम कभी वैसे ही निकल जाते हैं हाँ। खाना खाने। तो मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी मुझे ये रिग्रेट रहता है, मैं हमेशा इस पे इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ कि यार जितना टाइम है उतना मैं देना चाहिए, उतना टाइम दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। ये एक एक ये एक स्ट्रगल कांस्टेंट चैलेंज रहती है। रहता है। लेकिन ये ज़िम्मेदारियाँ भी तो हैं ना, मतलब कि ये हाँ, एक ज़िम्मेदारी हाँ, भी है और ये एक अच्छी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि करेक्ट। यूजुअली हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी लेते हैं कि जी, चूँकि मर्द के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उसे कमाना भी है, उसे प्रोवाइड भी करना है। हाँ, वही जैसे मतलब कि मुस्तफ़ा भाई ने बोला कि अल्लाह ताला ने रोल्स डिफाइन किए हैं, करेक्ट, या ठीक है ना? या जी हाँ। अगर हम उसको चैलेंज करेंगे ना तो हमेशा प्रॉब्लम्स आएँगी ही आएँगी, ठीक है ना? बैलेंस इज़ द एक वर्ड। बैलेंस के साथ चलें, वही जैसे मैंने आपने कहा कि घर के अंदर रिस्पेक्टफुली गुड कॉप और बैड कॉप भी करना पड़ता है समटाइम्स, सो वो एक अच्छा बैलेंस है। इन द एंड वसीम आपसे मैं जाते हुए एक सवाल करूँगा कि और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा भाई आपसे एक सवाल करूँगा कि मर्द को कितनी इजाज़त है कि वो वल्नरेबल हो सकता है? हुँ।
यार अगेन आप इंसान हैं तो फिर आपके अंदर वो सारी खूबियाँ और खामियाँ होंगी जो कि एक आम इंसान में होती है। तो मैं अपने आप को एट टाइम बहुत सारी सिचुएशन में फ़ील करता हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को बहुत वल्नरेबल बनाया है। सो क्या वनरेबिलिटी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आप वनरेबल होते हैं? हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। करेक्ट। सो द ऑनेस्ट आंसर टू दैट इज़ नो। रीज़न बीइंग कि अनफॉर्च्यूनेटली आई हेट टू से दिस कि लेकिन ये ना कभी-कभी आप अपनी शराफ़त, इंसानियत, मासूमियत में लोगों को बता देते हैं कि आप कितने वल्नरेबल हैं या कितने हसास हैं, लेकिन सामने वाला उसका बड़ा गलत अजीब ही मतलब निकाल यानी के। एट टाइम मुझे ना और मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ये, लेकिन जब कहीं मेरी बस हो जाए ना, बस हो जाए, तो मुझे ना फिर अगले बंदे को बिठा के बोलना पड़ता है कि यार बैठ इधर बैठ चाय पी, बात सुन यार, ये तुम कर रहे हो ना, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम और मुझे पता है, लेकिन जो तुमने उस दिन किया था ना वो भी बेवकूफ़ बना रहे थे, उस दिन भी और उस दिन तो तुम बहुत ही बना रहे थे लेकिन मैं कह नहीं रहा था, तो यार मैं पागल नहीं हूँ, शराफ़त को बेवकूफ़ी नहीं समझो यार। लेकिन ये होता है, अब मैं इसको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है इसकी कि और ये मिसाल है। मैं जनाब वो एक दफ़ा एक प्रोग्राम में इनवाइटेड था, वो भी मेरे आस-पास के लोग उसके कुछ गवाह भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और थैंक यू वेरी मच। उन्होंने फिर एक और साहब का नाम लिया। देखिए ना, हमें हमने उनको बुलाया था तो उन्होंने तो जो है ना वो इतने सारे पैसे भी माँगे और ये भी किया और ये भी किया, देखिए ना कितनी मैं कहा यार वो उनका वो है, ठीक है, अगर कोई अपनी सर्विसेज़ देने के लिए पैसे माँग रहा है तो उस क्या भाई आप भी उसको इसीलिए बुला रहे हैं ना, मुझे इसीलिए बुला रहे हैं कि किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करके अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएँ। तो अगर उसके बदले वो भी अपना शेयर माँग रहा है तो इसमें क्या बुराई है? खैर, वो इवेंट खत्म हुआ, वो कराची से बाहर का इवेंट था, हो गया बड़ा अच्छा इवेंट हो गया जी सारा, बट मैं वापस जा रहा था, तो अब वो वापसी की डेट आई। तो मैंने मैसेज किया कि यार मेरा इस दिन का वापसी का वो करा दें टिकट, तो जवाब ही नहीं आ रहा वो। मैंने 1 घंटा फिर मैसेज किया, मैंने कहा भाईजान कल जाना है वापस मैंने तो वो टिकट करा दें इस दिन का, फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरा मैसेज मुझे वो करना पड़ा तो मेरा मिजाज नहीं है। हाँ। मैंने कहा अभी 1 घंटे के अंदर मुझे इसका जवाब दो, वरना मैं जाकर बताऊँगा कि तुम कितने घटिया लोग हो, कि हाँ। जिसको अपनी मेहमान की इज़्ज़त करना नहीं आती और ये कोई 12 सेकंड में फ़ोन आ गया। अरे! वो मैं असल में मीटिंग मैं कहा नहीं, मैं कहा अगेन बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैं कहा मीटिंग में थे तो ये कैसे मैसेज पढ़ लिया? फिर तो तुम्हें अगले 2 घंटे में जवाब नहीं देना चाहिए था। हाँ। इसका मतलब फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा वो जिस बंदे का तुम नाम ले रहे थे ना, तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। हाँ। उसको तुम पैसे भी दोगे, इज़्ज़त भी दोगे, गेट पे नहीं तुमने कहा यार ये तो एक पागल आदमी है, ये फ़ोन पर आ गया है तो बस ठीक है यार, अब बस ये काम हो गया तो। सो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में अनफॉर्च्यूनेटली कि भाई अगर कोई आपके साथ अगर तमीज़, तहज़ीब इसका मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। देखिए, कुछ चीज़ों की जस्टिफ़िकेशन नहीं है। मैं किसी के साथ बदतमीज़ हूँ, आई हैव ऑल द राइट टू से नो अगर मुझे आपसे इख्तिलाफ़ है। लेकिन मुझे आपसे बदतमीज़ी करने का हक तो है ही नहीं किसी भी। तो मैं बिल्कुल उन चीज़ों को एडवोकेट नहीं कर रहा कि मैं भरमबाज़ी दिखाऊँ या किसी के साथ बुरे लहज़े में बात करूँ। लेकिन एट टाइम्स ये भी इसकी एक साइड है कि जब आप किसी के साथ व्हेन यू आर टू काइंड टू समवन तो वो आपको ना एक अच्छा इंसान समझने के बजाय बेवकूफ़ इंसान समझते हैं यानी कि वल्नरेबिलिटी को वीकनेस ना समझी जाए और प्लीज उसको एक्सप्लॉइट मत और किया जाए। समझी जाती है। हाँ। इसलिए फिर आप ना उसके एक्सप्रेशन में भी बस मॉडेस्ट ही रहें। हाँ। वरना बड़ा मसला है वरना। बड़ा मसला बड़े है। मसाइल हैं। हाँ, मुस्तफा भाई। हम्बलनेस ना छोड़ें, बी हम्बल हाँ, लेकिन एक हम्बल बैलेंस एक ज़रूर। डिफरेंट है। हम्बल एक एग्ज़ैक्टली वो एक थैंक यू फॉर डिफरेंट सेइंग चीज दैट है। हाँ, वो एक कि डिफरेंट चीज। इससे कोई ये कन्फ्यूज़ ना करे कि इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हम्बल नहीं, वो तो बिल्कुल रहना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ वो है एक अलग हम्बल। चीज है। वो आपकी तरबियत बताती है, वो सारा कुछ। बिल्कुल। ये एक अलग मामला है। ये एक अलग मामला है। यानी कि इसका लुबे-लुबाब यही हुआ कि भाई वल्नरेबिलिटी को अगर कोई एक्सप्रेस करे, उसको एक तो एक्सप्लॉइट मत करें, प्लीज़। वीकनेस मत समझें, किसी की काइंडनेस को वीकनेस मत समझें, ठीक है? और उसकी इज़्ज़त करेंगे अगर कोई वल्नरेबल हो रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल है वल्नरेबल होना। मुस्तफा भाई जाते हुए आपसे एक सवाल कि मर्द हमारे माशरे में ख़ास तौर पे मर्द की इज़्ज़त उसकी कामयाबी और नाकामी के आई मीन लाइक पैरामीटर के ऊपर रखकर हुई होती है कि कौन कितना कामयाब है उसको उतनी इज्जत मिलेगी, जो जितना नाकाम है उससे उतनी किनारा कशी होगी। सही। क्या ये सही है? क्या इंसान को एक अच्छे या बुरे इंसान होने का कोई हक नहीं है, सिर्फ कामयाब और नाकाम ही होना है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यस जैसा आपने बताया कि ये है ये अ, शैलोनेस है ये माशरे में है आप कह रहे इट्स हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट देखिए इसमें दो चीज़ें होती है जैसे मैंने अगर आपको बताया कि अगर मेरे शुरू के कारोबारी 3-4 साल रहे तो मैं कंटिन्यू फेल होता गया अच्छा फेल होता गया तो क्या मेरी नीयत क्या थी क्या मैंने हड हरामी की इन अदर वर्ड सुस्ती काहिली ये दिखाई नहीं काहिली नहीं दिखाई मैं हाथ डाल रहा था
एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं कंटिन्यू फेल जा रहा था, कंटिन्यू में फेल हो रहा था। ऐसा शख्स जो जो रियली मेहनत कर रहा होता है, सिंसियर होता है, उसके साथ तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए इस टाइप का। बट अगर एक है ही कायल, वो है ही सुस्त है, तो मेरे ख्याल से वो तो डिज़र्व करता है, शायद उससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता है मेरे ख्याल से। मगर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर कोई शख्स जो वाक़ई सच्चे दिल से मेहनत भी कर रहा है और वो नहीं कर पा रहा है, उस वक़्त शायद अल्लाह कुछ और बेहतर समझता है, तो उसको मेरे ख़्याल से हमें एनकरेज करना चाहिए। आज का दौर जो है उसमें एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन हमेशा काउंट करती है। देखिए, जैसे हमारी इनिशियली बात हो रही थी कि शॉर्टकट नहीं है दुनिया के अंदर, बिल्कुल। दुनिया में शॉर्टकट नहीं है। डोंट गो, अगर आपको लॉन्ग टर्म जीतना है, लॉन्ग टर्म कामयाबी रखनी है, डोंट गो फॉर शॉर्टकट। हर चीज़ मुमकिन है। अच्छा, मैं कभी-कभार जब अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ, सारे हमारी पूरी फैमिली कारोबार में इन्वॉल्व है, मेरे बेटे, मेरी वाइफ़, मेरी बेटी, सारे इन्वॉल्व हैं कारोबार में। तो जब हम बात करते हो, कभी मेरा बेटा कहता है कि पापा ये तो नहीं पहुँच सकते, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो यूँ है, ये तो यूँ है। तो मैं उनसे सिर्फ़ 2 सवाल करता हूँ कि अभी कैसे मुमकिन नहीं है? 2 सूरतों में मुमकिन नहीं है, या उसके सींग हो, हमारे सींग नहीं है। हुँ। उसकी दुम हो, हमारी दुम नहीं है। ना उसकी दुम है, ना हमारी दुम है, ना उसके सींग है, ना हमारे सींग है। तो कैसे मुमकिन नहीं है? और सेकेंडली ये कि अगर आप प्रॉपर रिसर्च करें, मैं अक्सर बच्चों को ये समझाता हूँ कि न्यूटन लॉ कैसा है, वो एप्पल नीचे गिरा, उसने लॉ बना दिया। हम होते क्या करते? साफ करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और खा और जाते खा लेते। तो तो खुदा खुद कहता है कि हर चीज़ में निशानियाँ हैं अक्लमंद लोगों के लिए। तो नेचर है, खुदा की बनाई हुई नेचर है। अल्लाह खुद कहता है कि इसमें गौर करो, फ़िक्र करो। आप यकीन करें, आज हिमानी जो इतना फैला हुआ है, माशाल्लाह, वसीम के साथ मिलकर आज हमने डब्ल्यूबी में हिमानी एक वन ऑफ द बड़े ब्रांड्स के अंदर हमारा नाम आता है। तो ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मगर आप यकीन करें, इसके पीछे इतनी रिसर्च होती है, इतनी रिसर्च होती है। आज हम जो भी चीज़ देते हैं तो क्यों लोग तारीफ़ करते हैं, क्यों उसको फ़ायदा होता है? क्योंकि हम एक-एक इंग्रीडिएंट्स पे काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से कोई फ़ॉर्मूलेशन का वसीम जानता है, ये सारे फ़ॉर्मूलेशन मैं खुद करता हूँ। ये सारे फिर अपने ऊपर फ़ॉर्मूलेशन टेस्ट करते फिर हैं, मैं खुद टेस्ट करता हूँ। अरे! सारी अपने मैं करीब के लोगों को टेस्ट करवाते करवाते हैं, हैं, फिर उसके बाद वहाँ उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में जब जो है वो चीज़ आती है और एक-एक इंग्रीडिएंट्स पे काम हो, क्योंकि अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, हर ज़मीन में अल्लाह ने कोई ना कोई ख़ासियत रखी है। हर चीज़ जो है वो दुनिया में कहीं न कहीं जगह पर, मिसाल देता हूँ, एक लेमन पाकिस्तान में भी है। बिल्कुल। दुनिया में सबसे अच्छा लेमन जो सोमालिया के अंदर है, हम सोमालिया से लेमन मंगवाते हैं, हम पाकिस्तानी लेमन यूज़ नहीं करते। इसी तरह सारे इंग्रीडिएंट जो है, हनी वगैरह। शहद हमारा सवात के एरिया से आता है जो पूरा ऑर्गेनिक है हमारा है। अनफॉर्चुनेटली उसके ऑर्गेनिक की सर्टिफिकेशंस नहीं है। हाँ। हमारा जो पुदीना है वो लबनान से आता है, जंगली पुदीना हमारा सीरिया से आता है। तो इस तरह सारी चीज़ें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही होती है जो बेस्ट होती है। अच्छा, चूँकि मेरा हर्बल से ताल्लुक़ है, मैं हर्बल के ट्रेड में 40 साल हो गए मुझे, तो मुझे ये पता है कौन सा इंग्रीडिएंट्स कहाँ मिलता है, उसकी क्रॉप कब है, उसके अंदर जो ज़्यादा तासीर कहाँ पर है। अब बाबूना, मैं मिसाल देता हूँ, बाबूना हमारे यहाँ भी है और मिस्र में भी है। मिस्र के बाबूना सेम दिखने में दोनों सेम है, तासीर 180 डिग्री चेंज है। यहाँ के बाबूने की तासीर ये और है, मिस्र के बाबूने की तासीर और है। मैंने दुनिया में 70 से ज़्यादा ममालिक घूमे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीदने जाता हूँ, मैं आज तक बेचने नहीं गया। मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी माल बेचने नहीं गया, मैं माल सिर्फ ख़रीदने जाता हूँ और एक-एक जगह जाके खुद रिसर्च करता हूँ। जैसे अगर कुरान में मरजान का तज़किरा है, तो मैं खुद हमारी प्रोडक्ट में हम मरजान को यूज़ करते हैं। मैं मरजान इटली के टॉयडल ग्रेको से लेकर आता हूँ, जो नेपल्स के बाजू में। तो ये और इतना मुश्किल काम है, जब पूछता हूँ ना, फलां दुनिया के फलां कोने में, फलां शहर में फलां एग्जीबिशन लगा हुआ है, वहाँ गए हुए क्यों? बस देखने के लिए, ताकि मालूम, अच्छा ये भी है, यहाँ से ये लिया जाता है। हाँ, ये मैं बड़ा वही काम सुन रहा हूँ कि है हाँ, बड़ा काम है। भाई। ये और तो हर हम वक्त ये सिंपल ज़ुहैर प्रोडक्ट देखिए, अब मुँह साहब के लिए सारा कुछ और चीज़ सेट हो गई। ऐसे जब हम लोग ना लाइटर मूड में बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो मैं इनसे कहता हूँ, भाई मेरी शादी को जो है ना इस वक्त तकरीबन कुछ 36 साल हो गए और पिछले 5 साल में मुझे याद नहीं मैंने मेरी बीवी को आई लव यू कब कहा है। अरे! क्योंकि हम कारोबार में, हम दोनों मियाँ भी इतने इन्वॉल्व हैं, दोनों इतने इन्वॉल्व हैं, वो भी माशाल्लाह तमाम डब्ल्यूबी के आउटलेट्स में शी इज़ इन्वॉल्व। और माशाल्लाह वसीम बिल्कुल अपनी, जैसे अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, वैसी वो मेरी वाइफ की इज़्ज़त करता है। वो कभी नाराज़ भी हो जाती है इनके ऊपर, मुझे डांट वाटी पड़ जाती है, गलत ताल्लुक है। हाँ, फुल घर वाला माहौल है। हाँ, क्योंकि वो भरपूर। शरीयत में ना वो बहुत सख्त है, बहुत सख्त है वो।
तो कभी भी कुछ 19-20 होती है तो वो मतलब ना नहीं ये मुमकिन नहीं है, यहाँ पे ये मसाइल है वगैरह। तो मतलब हम कारोबार भी जो करते हैं तो इट्स आवर हॉबी। मतलब कारोबार पैसे कमाने के लिए नहीं करते, हमें मज़ा आता है कारोबार करने में। हाँ। तो हमें शरीयत का भी पास रखना है, हमें लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाना है और रिस्क हलाल भी लेना है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑन दिस नोट जेंटलमैन, बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है उन्होंने कुछ सीखा होगा। और इन द एंड मैं बस एक सेंटेंस पे ये शो जो है ये ख़त्म करूँगा कि किसी की भी बुराई की वजह से अपनी अच्छाई कभी मत ख़त्म करें। ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। कुछ भी करो, कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन प्रोवाइड करो। क्या ये एक जुमला क्राइम का जरिया बन सकता है? ये क्राइम का भी जरिया बन सकता है, लेकिन इतना सप्रेस ना किया जाए मर्द को कि वो क्राइम करने पर मजबूर हो जाए। औलाद को आप हराम का निवाला खिलाएंगे, आपकी औलाद आपसे बदतमीजी करेगी, हो सकता है आपको थप्पड़ भी मार देगी। कितनी शर्मनाक और तकलीफ दे बात। फहीम साहब, पॉलिटिकली और इकोनॉमी के ऊपर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि सोशली आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? इस माशरे में माजरत के साथ जो है, और फिर ये मसला अरबाब इक़्तिदार का है, और ताकत की नंगी जो तलवार हमारे सरों पे लटकती है, उसका नतीजा है कि लोगों में बर्दाश्त खत्म हो।